विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 से संबंधित समुच्चय। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े किसी भी चीज़ों के, किसी भी वस्तु या किसी भी संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करना, वो आंकड़े कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय क्या है। ये समुच्चय जो है, इसकी सबसे पहले जो जानकारी बताई गई थी वो समुच्चय सिद्धांत विज्ञान जर्मन गणितज्ञ 1845 से 1918 द्वारा दिया गया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। और समुच्चय जिसमें हम लोग यानी क्रम से संख्याओं का अध्ययन एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत या एक निश्चित गुण के अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है समुच्चय के अंतर्गत। समुच्चय जिसमें निश्चित गुण होता है वो समुच्चय कहलाता है। कुछ हम अध्ययन देखते हैं, जैसे अगर हम ताश की गड्डी देखें तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो इसमें आंकड़ों की जो संख्या है एक निश्चित है और पत्तियों की संख्या 4 प्रकार की होती है। उन पत्तियों की भी संख्या 13 की होती है। तो इस प्रकार ताश की गड्डी में अगर पत्तियों की संख्या देखी जाए, इक्का के पत्तियों की संख्या, तो निश्चित संख्या में। इसी प्रकार से क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, निश्चित है। उसमें प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये सब निश्चित होता है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह माने एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनने वाले, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, विषम प्राकृतिक संख्याएं, है ना, ये सब समुच्चय के अंतर्गत ही इनको रखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि वास्तव में समुच्चय क्या है। समुच्चय एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है जिसे हम समुच्चय कहते हैं। इसमें आंकड़ों का एक निश्चित गुण होता है और ये आंकड़ों का निश्चित गुण सभी आंकड़ों में लागू होता है। अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के जो संग्रह है उसको किससे दर्शाया जा सकता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के जो संग्रह है उसको कैपिटल N से दर्शा सकते हैं। दूसरा है पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। इसका एक्चुअली में Z का मतलब होता है J लेन होता है। तो इस प्रकार जो है Z से पूर्णांकों को दर्शाती है। पूर्णांक माने पूर्णांक में ऐसी संख्याएं आती हैं जैसे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, लेकिन इसमें 1.2 अगर लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, जबकि यह 1.2 एक परिमेय संख्या है। Q को परिमेय संख्या से दर्शाते हैं। इस प्रकार वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या, परिमेय, R का मतलब होता है रेशनल, है ना, और R का मतलब रियल। यहाँ R का मतलब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से होगा। अब इसी प्रकार से Z को हम दर्शाया था पूर्णांक से, तो ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि धन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इत्यादि आगे भी आती है। ठीक है। इस प्रकार से धन पूर्णांक, धन परिमेय संख्या
प्लस लगा है तो धन परिमेय संख्या, माइनस लगा रहेगा तो ऋण परिमेय संख्या। इसी प्रकार से r धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से इन संख्याओं का नोटेशन करते हैं। अब इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो समुच्चय है उसको दो विधियों से दर्शाया जा सकता है। पहला है रोस्टर रूप या इसे टेबुलर रूप भी कहते हैं। पहला नंबर है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। बी नंबर है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। तो दो प्रकार के इसमें रहते हैं, रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप। अब रोस्टर रूप माने इसको आंकड़ों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण पहला नंबर ये प्रश्नावली 1.1 के पहले के जो उदाहरण दिए हैं, कक्षा 11 की प्रश्नावली NCERT से जो संबंधित है बुक है, उससे संबंधित प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। इस उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि इसका रोस्टर रूप क्या होता है। तो रोस्टर रूप यानी जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सारणी रूप, जिसमें आंकड़ों को अलग अलग रखा जाता है, आंकड़ों को अलग अलग रखा जा सकता है। तो अगर हम x² धन x माइनस 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए उदाहरण नंबर 1 के लिए, तो इसको सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। हल का मतलब इसके अवयव निकालेंगे, यानी x का मान। तो इसको हल करेंगे तो x² धन x माइनस 2 है, तो x² और इसको हल करने पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको आगे हम हल करेंगे अगर, तो ये हमको x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 2। यहाँ से चूँकि हमको इसके बराबर ही इसको भी प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस 2 में हो जाएगा दोनों x धन 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x धन 2 कॉमन लेने, इसको फिर 0 के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से -2 मिल जाएगा x बराबर, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 1। इस तरह से x का मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि इसके दो मान मिले, एक मिला -2 और एक मिला x बराबर 1। तो इसको हम अगर लिखना चाहें सारणीबद्ध रूप में तो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सारणीबद्ध रूप में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं मझले ब्रैकेट में, जिसको हम लोग इंग्लिश में करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। करली ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं जो समुच्चय है इसका रोस्टर रूप में है, वो इसको हम a के बराबर मान लेंगे और इसको लिख देंगे हमारा -2 और 1 प्राप्त हुआ था। इसको अलग अलग गामा लगाकर इसमें लिखा जा सकता है। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है और इसकी जो परिभाषा है इस समीकरण द्वारा निर्धारित की जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है और इसका रोस्टर रूप -2 और +1 है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा
यह है कि समुच्चय x एक धन पूर्णांक है, और धन पूर्णांक का मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं से है, और x स्क्वायर 40 से छोटा है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ से हमको देखना है कि एक ऐसा अवयव लेना है। अगर हम एक लेते हैं, क्योंकि धन पूर्णांक पहला जो है एक ही होगा, अगर हम x बराबर एक ले लेते हैं तो x स्क्वायर बराबर हमको एक ही मिलेगा। अगर हम दो ले लेते हैं, x बराबर दो ले लेते हैं तो हमको मिलता है x स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 4। अब हमको ऐसे लेना है कि जिसमें क्या हो 40 से कम आए। तो ऐसी संख्या को हमको कल्पना करनी है या सर्च करना है कि जैसे हम अगर 5 ले लें तो 25 आ रहा है इसका वर्ग, 6 ले लें तो 36 आ रहा है, 7 ले लेंगे तो 49 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर को इससे छोटा रखना है। यानी हम लोग ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं अधिकतम। यानी उसका वर्ग करने पर 40 से छोटा आना चाहिए। तो इसका जो हमारा वह बनेगा जो रोस्टेड हो, यानी x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, x बराबर ले सकते हैं, x बराबर लिया जा सकता है, x बराबर 1 ले सकते हैं, धन पूर्णांक है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। तो इसका जो समुच्चय में के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो मझले ब्रैकेट में लिखेंगे और इनको अलग अलग कामा के द्वारा अलग अलग करके लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से अलग अलग इनको, एक्स स्क्वायर छोटा है 40, यानी इनका वर्ग करने पर 6 तक 40 से छोटा आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका जो रोस्टर रूप है या टेबुलर रूप है, इसका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 3, समुच्चय दिया हुआ है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब यह है कि हमको शब्दों में लिखना है और इसको नियम रूप में कन्वर्ट करना है, या इसे नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो संख्याएं दिखाई जा रही हैं, ये दिखाई जा रही हैं 1 4 9 16 5। अगर हम देखें कि 1 का वर्ग करें, इसमें से 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, ठीक है। अगर हम 2 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। इसी प्रकार से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इसी प्रकार से आगे तो बढ़ता जाएगा। इसमें अगर हम यह कहें कि n 1 लिया गया है, यानी ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। यानी अगर हम इसको समुच्चय निर्माण या नियम रूप में लिखें या इसको परिभाषा रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि x a बराबर हो जाएगा कि यहाँ से x ऐसा अवयव है जिसमें जो लिख सकते हैं x सच दैट x जो बराबर है वो किसके बराबर है, x बराबर है n के बराबर है, x n स्क्वायर के बराबर है ना। और n जो है किससे बिलोंग करते हैं, n जो है संबंधित है
कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं कि एन ऐसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स जो है एन के वर्ग के बराबर है और एन जो है नेचुरल नंबर से संबंधित है। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है तो इस तरह से हो सकता है। ये कह रहा है कि एक्स, ये बता रहा है जो एक्स पहले लिखा हुआ है, एक्स बता रहा है, एक्स अवयव बता रहा है, यानी सारणी का अवयव है। और यह बता रहा है एक्स किसको बता रहा है, एन के वर्ग के बराबर है। जो अवयव है वो एन के वर्ग के बराबर है। एन का मतलब क्या है, जो नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाता है। यानी एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग, है ना। इस तरह से नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक होती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप को हम लोग नियम रूप भी कहते हैं। और इसको अगर हम यहाँ से देखें कि इसमें कौन सा गुण है ऐसा जो पाया जा रहा है। अगर हम देखें तो एक है, फिर ये 2 है, यानी फिर नेक्स्ट में देखें एक 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यानी अंश और हर में देखते हैं तो अंश में 1 है, हर में 2, अंश में 2 है, हर में 3, अंश में 3 है, हर में 4। यानी इसका मतलब यह है, ऊपर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी प्राकृतिक संख्या है। नीचे देखें तो एक उससे ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहें समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा एक्स ऐसा है, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर तो प्राकृतिक संख्या होगी और नीचे क्या होगा, प्राकृतिक संख्या जितनी होगी उससे एक ज़्यादा। और जहाँ एन जो है हमारा बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन, बिलोंग का मतलब ये होता है संबंधित होना या उसका अवयव हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी एक रखेंगे तो 1 धन 1, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो 1/2, फिर 2 रखेंगे 2/3। तो इस तरह से इसको हम लोग सारणीबद्ध रूप में या नियम रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, ये बाईं ओर और ये वाला बाईं ओर और ये वाला हमारा दाईं ओर, ये वाला दाईं ओर। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बाईं ओर वाला जो है इसको हम लिखेंगे रोस्टर रूप में वर्णित, समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित से सही मिलान करना है। तो हमको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है और किस सही है। अब देखो ये प्रिंसिपल लिखा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं तो जो 2 बार रिपीट हुआ होता है उसको हम लोग जो है एक ही बार लिखते हैं। जैसे प्रिंसिपल का इससे डी से मिल जाएगा, प्रिंसिपल का डी से, क्योंकि प्रिंसिपल की पूरी स्पेलिंग ये होती है प्रिंसिपल, लेकिन जो 2 बार है, पी 2 बार है तो पहले, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको पी 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, आर जो है एक ही बार है तो एक ही बार, आई 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, एन ठीक एक ही बार, सी जो है सी भी एक ही बार है, आई और पी तो एक ही बार लिखा जा चुका है, ए जो है लिखना है और एल। अब देखो दूसरा नंबर, पहला नंबर तो हो गया, दूसरा नंबर 0 दिया है। 0 का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। अगर हम देखें सी नंबर को, x धन 1 बराबर कितना है, 1। अगर हम कहें कि ये +1 उधर पक्षांतरण करेंगे तो
प्रकार से इसका मान इससे मिल जाएगा, इसका मान हम इससे मिला सकते हैं। तीसरे नंबर का दूसरे का तीसरे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर में है कि 1 2 3 6 9 18, यानी इसमें ऐसा कौन सा जो नियम लूप है इसको फॉलो करता है। तो अगर हम देखें पहले नंबर में देखें x ऐसा धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है, यानी 18 उससे विभाजित 18 उससे विभाजित हो रहा है, यानी 1 से देखें तो 18 विभाजित हो रहा है, 2 से देखें तो 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, तो माने 18 का भाजक इन्हीं में से है, यानी 1 से भी 18, 2 से भी, 3 से। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इससे मिलाया जा सकता है। अब चौथा नंबर है 3 - 3। अगर हम बी नंबर को देखें, बी नंबर में हमारा है x² - 9 बराबर 0, x² - 9 बराबर 0, है ना। अगर हम इसको कहें तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें x बराबर हो जाएगा √9, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा √9 का मान +-3, x बराबर हो जाएगा +-3, ठीक है। तो इस प्रकार से x के +3 और -3 मान प्राप्त होंगे, इसका जो है इससे मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं और इनसे संबंधित अवयव ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम संबंधित प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आप लोग